एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। और ये वीडियो 12th बीएससी एमएससी वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में निश्चित नहीं है, वो चीज़ निश्चित नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनिश्चितता है। तो चलिए देखते हैं। ये कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। क्या कहता है ये? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। पोजीशन को अलग मेज़र कर लेंगे, मोमेंटम को अलग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसने जो है हमें ये इक्वेशन दी थी कि डेल एक्स क्या है हमारा पोजीशन, डेल पी एक्स क्या है हमारा। देखिए, डेल एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट बाय 2। ये हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन। मतलब कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स के बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एच कट बाय 2 के, ठीक है। अब थोड़ा हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर ए पेयर ऑफ टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल्स टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। अब ये क्या लिख दिया है? तो देखिए, यहाँ पर कहा है कि ये इट इज़ इम्पॉसिबल है क्या मेज़र करना? पेयर ऑफ टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल्स। मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब बहुत ईजिली समझ में आएगा। 9th-10th क्लास के बच्चे भी बहुत ईजिली समझ जाते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। तो देखिए, कैनोनिकल कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर हमारा मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो एक्स में है, मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम हमारा क्या है, सॉरी, पोजीशन हमारी एक्स है, तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो उसकी अनसर्टेनिटी, जो दोनों की अनसर्टेनिटी है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी एच कट बाय 2 के, ठीक है। अगर इस तरह है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी पोजीशन वाई में है, ठीक है, और हमारा मोमेंटम हो गया एक्स में, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या होगा? अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर पोजीशन एक्स में है तो मोमेंटम भी एक्स में होना चाहिए, पोजीशन वाई में है तो मोमेंटम भी वाई में होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरह है, पोजीशन जेड है और मोमेंटम पी जेड है, अब क्या वैल्यू होगी इसकी? एच कट बाय 2 होगी, ठीक है। तो आया समझ में कैनोनिकल कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट का मतलब यही है कि पोजीशन जिसमें है उसी में हमारा मोमेंटम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है तो 0 होगा उनका, या जेड है यहाँ वाई है तो भी 0 होगा। अगर सेम है तो क्या होगा? एच कट बाय 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर अ पेयर ऑफ टू कैनोनिकली conjugate dynamical variables to arbitrary accuracy simultaneously, ठीक है। और it is not possible to measure the position and momentum of the particle simultaneously with arbitrary accuracy, कि पॉसिबल नहीं है दोनों को एक साथ मेज़र करना, पोजीशन एंड मोमेंटम को, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अगर हमारा डेल एक्स ए के बराबर है, अगर हमारा डेल एक्स ए के बराबर है तो हमारा डेल पी एक्स क्या हो जाएगा? एच, हम डेल पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये डेल एक्स हमारा नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच कट अपॉन 2a, ठीक है। अब मैंने ये वही समझाया था, कॉन्जुगेट, कैनोनिकल कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? डेल वाई है तो मोमेंटम भी वाई में होना चाहिए, तो एच कट बाय 2 आ जाएगा। जेड में है तो जेड में ही मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह है, यहाँ पर पोजीशन एक्स में है और मोमेंटम वाई में है तो 0 होगा। और कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दे देंगे और या तीन ऑप्शन पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि डेल एक्स डेल पी वाई की वैल्यू क्या होगी? एच कट बाय 2 होगी, एच कट बाय 4 होगी, या 0 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। तो वहाँ पर बहुत से बच्चे बिना देखे बिना समझे क्या लगा आते हैं? एच कट बाय 2 लगा आते हैं, जबकि वहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए। देखिए, फॉर क्लासिकल पार्टिकल जो अनसर्टिनिटी है एक्स और पी एक्स में, वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या होगी, हमेशा ज़ीरो। डेल एक्स डेल पी एक्स जो है दोनों ही सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिकल पार्टिकल की। क्वांटम मैकेनिज्म में हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मैक्रो की, जो बड़े लेवल पर हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, और क्वांटम में हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिकल के लिए हमारी जो है न्यूटोनियन लॉज जो हैं वो हमारी पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन कर देते हैं। बट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स न्यूटोनियन लॉज आर फेल टू डिफाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल। सो हियर बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम के बीच, पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आने की वजह से हमारी जो न्यूटोनियंस लॉ हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में। तो जो है हमारे क्लासिकल पार्टिकल के लिए क्या है, डेल एक्स डेल पी एक्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी इज़ ड्यू टू अ वेव नेचर इन पोजिशन। जो अब ये अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आती है, वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर इन पोजिशन, पोजिशन के वेव नेचर, पोजीशन में जो वेव नेचर है, ठीक है, उसकी वजह से आती है, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकल्स आर लोकलाइज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस बट देयर वेव नेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव पैकेट इज नॉट लोकलाइज्ड इन स्पेस। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारा कोई भी पार्टिकल है उसमें जो है ड्युअलिटी होती है। किस तरह से कि वो हमारी एज वेल एज वेव और एज वेल एज पार्टिकल जो है बिहेव करता है। कोई भी हमारी लाइट है वो हमारी दो तरह से ड्वेल कैरेक्टर शो करती है। तो जो हमारे पार्टिकल नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर में हमारी पोजीशन और मोमेंटम जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बट अगर हम वेव नेचर की बात करें उसमें हमारी जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, पोजीशन और मोमेंटम है वो हमारे फिक्स्ड नहीं होते, उनमें क्या आती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, डेल एक्स अगर हमारा बड़ा होगा तो डेल पी एक्स हमारा क्या होगा, घटेगा। सॉरी, जब डेल एक्स हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारा डेल पी एक्स क्या होगा, घटेगा। अभी हमने इक्वेशन देखी थी कि हमारा डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट बाय 2 होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा, मैं इस डेल पी एक्स को इधर रहने देती हूँ और एच कट बाय 2 डेल एक्स को हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, अगर हमारा डेल एक्स पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, तो हमारी अनसर्टेनिटी घट जाएगी। समझ में आया, ये 2 पॉइंट्स ये कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अनसर्टेनिटी एनर्जी में है और टाइम में है वो हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एनर्जी, और या तो हम एनर्जी को मेज़र कर लेंगे या हम टाइम को मेज़र कर लेंगे, दोनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। और इन दोनों के बीच में जो अनसर्टेनिटी होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है एच कट बाय 2 के, ठीक है। इन दिस अनसर्टेनिटी ड्यू टू, ये अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आती है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए, इसकी वजह से आती है। अब यहाँ पर भी सेम वही कहा है कि अगर डेल ई घटेगा तो डेल टी बढ़ेगा और डेल ई बढ़ेगा तो डेल टी घटेगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेशन भी कह देंगे या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह दो, बात एक ही है, ठीक है। क्या है इसमें, ये यूज्ड हुई हैं फॉलोइंग कैलकुलेशंस में टू प्रूव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब कि ये प्रूव करने में कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रूव करने में हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ हुई है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी और लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या कैलकुलेशन करने के लिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट करने में हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी यूज हुई है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस, ठीक है, बोर रेडियस की कैलकुलेशन के लिए। अब बोर रेडियस क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर, मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, बोर के अकॉर्डिंग ये है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में इन एन एटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है
और वे जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट होते हैं, मतलब कि डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स होते हैं। और एक्चुअली नेम क्या है उनका, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। क्या है उनका एक्चुअली नेम, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। तो हमारे बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, और वे जो ऑर्बिट्स हैं उनका नाम है हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो बोर की फर्स्ट रेडियस थी, मतलब कि बोर की फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस थी, वो थी क्या, 0.53 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। फर्स्ट बोर रेडियस क्या थी किसी भी, मतलब कि बोर के ऑर्बिट की, वो कितनी थी, 0.53 एंगस्ट्रॉम थी। तो उसमें भी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ हुआ। कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल विड्स की कैलकुलेशन में यूज़ हुआ। और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की लाइफ टाइम में भी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ हुआ। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच।